अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका फेवरेट होस्ट अली आकिफ़ अपने चैनल लाइव विद आकिफ़ के साथ। और आज हम एक ऐसे बंदे से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सेल्फ मेड है और उसने बहुत हार्ड वर्क किया है और बिल्कुल ही एक ग्रास रूट लेवल से और एक बहुत ही हाई लेवल की अचीवमेंट, जो कि पहले बिल्कुल एक लेबर क्लास से बिलोंग करते थे लेकिन आज जो है वो लाखों कमा रहे हैं। और उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, कैसे उन्होंने ये सारा सफ़र तय किया, किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और इस सारी काविशों के दरमियान लोगों का क्या रवैया था और किन लोगों ने उनका साथ दिया और आज जिस मुकाम पर हैं वो कैसे पहुँचे हैं। तो ये सारा कुछ आज के इंटरव्यू में हम दिखाएंगे और उनसे मिलवाने के बाद हम बताएंगे कि अगर इंसान की लगन और मेहनत सच्ची हो तो वो हर चीज़ जो है वो हासिल कर सकता है। जी तो आइए मिलते हैं जी एहसान इलाही से और इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। बताइए जी एहसान भाई, कहाँ से आपने ये स्टार्ट हुआ सारा सिलसिला, आपके अंदर कैसे ये शौक़ पैदा हुआ, आप कैसे कुछ बताना पसंद करेंगे? जी मैं ये बताना पसंद करूँगा कि अब्बू मेरे ये मेहनत मजदूरी करते थे। अच्छा। और अम्मी वगैरह भी काम वगैरह करती थी। ठीक है। तो हालात बहुत टाइट थे घर के, भाई वगैरह भी पढ़ते थे, लेकिन ये है कि अब्बू ने हमें काम करने का नहीं बोला कभी कि आप काम करो। उन्होंने बोला कि जितनी मेरी हैसियत है आप पढ़ो, जितना हम पढ़ा सकते हैं। तो कहाँ तक पढ़े आप, फिर कहाँ तक आपने तालीम? मैंने मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया मैकेनिकल में। ठीक है। और उसके अभी एग्ज़ाम ही हुए थे, उसके बाद मेरी टोयोटा मोटर्स में जॉब मिल गई थी। वहाँ पे एज ए जो है डेंटर और पेंटर की थोड़ा बहुत काम जानता था मैं मैट्रिक के साथ साथ। ठीक है। छुट्टियों में जो है सीखता था। वहाँ पे एज ए पेंटर और डेंटर की जॉब मिली, वहाँ पे मैंने 1 साल किया। और 1 साल के बाद फिर कॉलेज से कॉल आई मुझे कि ऐसे ऐसे दुबई की एक कंपनी है तो फ्री वीज़ा और फ्री टिकट देंगी और इतनी सैलरी देंगे आपको। सैलरी थी 1000 दिरहम। अच्छा। तो आपने कभी सोचा था, कभी आपने सोचा हो कि मैं दुबई चला जाऊंगा जब आप पढ़ाई कर रहे थे, या कभी जब आप तो यहाँ करते थे लेबर करते थे और इस तरह की चीज़ें करते थे, तो कभी आपने सोचा कि मैं दुबई चला जाऊंगा और वहाँ अरबियों के साथ काम करूँगा? नहीं सोचा, शौक़ था आगे कुछ करना है। अच्छा। क्योंकि घर के हालात देखते थे, हम सोचते थे यार कुछ तरक्की करनी है, कुछ माशरे के साथ चलना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि भाई को हमने दुबई भेजने के लिए बहुत ट्राई की। अच्छा। उसके लिए हमारा एक प्लॉट था 5 मरले का बहादुरपुर में, तो वो हमने 1,25,000 का बेचा। जिस आदमी को बेचा उसने वो बहनोई थे, लेकिन उन्होंने आज वो 22 लाख का बेचा। अगर वो हमारे पास पड़ा होता तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हमारे पास कुछ भी हम बेच के कर सकते थे बिज़नेस वगैरह। वो हमने 1,25,000 में बेच के एक आदमी को पैसे दिए कि वो दुबई लेके जाए, लेकिन वो हमारे साथ धोखा हो गया, वो दुबई भी ना गया और पैसे भी ख़त्म हो गए। तो बस अब दिल में डर भी था कि ये तो फ्रॉड होते हैं, आदमी तो जा नहीं सकता। लेकिन अचानक एक फ्री अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि भाई आपको जो है फ्री लेके जाएंगे, तो खुशी भी था। घर वाले बहुत परेशान थे। गए तो क्या मुश्किलात आपको नज़र आई वहाँ पे, क्या चैलेंजेस थे वहाँ पे? क्योंकि जो सैलरी आप बता रहे हैं वो बहुत कम है और अमूमन लेबर क्लास की वो सैलरी होती है, तो आपने वहाँ क्या मुश्किलात देखी? तो यहाँ पर जो हमें काम बताया गया था वो काम वहाँ नहीं था। अच्छा। ठीक। मेन चीज़ वहाँ जितने भी हम लड़के गए थे कॉलेज से, तो वो सब परेशान थे कि हमें बताया गया कि मतलब प्लांट ऑपरेटर की जॉब है। वहाँ पर हमें लेबर का काम देते थे। हम 12 घंटे ड्यूटी होती थी, एक छुट्टी होती थी वीक में। ठीक है। और 12 घंटे में हम कभी 12 टन, कभी 15 टन, कभी 20 टन मटेरियल उठा के डालते थे, जो कि 25 केजी 20 केजी के बैगों में होता था। लेकिन उसमें डस्ट वगैरह बहुत थी, करने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। लेकिन एक सोच आती थी अब आए हैं तो करके जाना है, तो आगे कोशिश करेंगे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो वहाँ पे जब ये सारे हालात हुए और बंदा घर से दूर होता है और मुश्किलात भी हों तो बंदा डिप्रेस भी होता है और डिसहार्ट भी होता है कि कहाँ फंस गए हैं, और आपने सोचा हो कि अब चलो वापस चलें। और तो उस लम्हे आपकी क्या सोच थी और आप क्या सोचते थे उस लम्हे? जी वो जो जॉब थी ना मेरी, दुबई जाना, वो एक चैलेंज था। अगर मैं वापस आ जाता तो पता है आपको फैमिली में बहुत बातें होती हैं कि यार बच्चे से काम नहीं हुआ, अगर वापस आ गया, मौका भी दिया, किस्मत एक बार मौका देती है। तो मैंने कहा इस मौके को ज़ाया नहीं करते, इसके एंड तक देखते हैं होता क्या है।
तो बहरहाल मैं कंटिन्यू वहाँ काम किया, आहिस्ता आहिस्ता काम सीखे, थोड़ी सी तरक्की मिली। फिर वहाँ पे ये हुआ कि शिफ्ट टीम लीडर तक आ गए थे, कि जब 4 साल हो चुके थे मुझे, 4 साल बाद, लेकिन सैलरी हमारी 3000 ही थी। 3000 में हमें शिफ्ट टीम लीडर का काम भी ले रहे थे। लेकिन फिर एक मौका मिला, आगे फिर बढ़े और कंपनी चेंज की, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है। तो अब आप करंटली कितनी सैलरी ले रहे हैं वहाँ से? अब भी मेरी 7,000 दिरहम है। 7,000 दिरहम, तकरीबन ये मेरा ख्याल 4 लाख बनता है पाकिस्तानी। तकरीबन बन जाता ठीक है। है, माशाल्लाह जी। देखें, एक बिल्कुल 5,000 या 6,000 लेबर से स्टार्ट होके और एक इस मकाम पर आना, इसमें बहुत सारी जो है स्ट्रगल्स भी आई और उन्होंने इसको फेस किया, जैसे कुछ चीज़ें हमने बताई। कितने बहन भाई हैं? हम 7 बहन भाई हैं। अच्छा। 3 भाई और 4 बहनें। अच्छा, तो अलग अलग पूछ लेते हैं जी कि भाइयों का या बहनों का ये जो उनका क्या रोल रहा इस सारी स्ट्रगल में, वालदा का क्या रोल रहा और वालिद साहब का क्या रोल था इस सारे। ज़ाहिर है कि ये जो एक फैमिली होती है, जो घर होता है, उसमें सबका एक रोल होता है कि नहीं तुम कर सकते हो, या सबका अलग क्या रोल था कि जो उन्होंने अपनी जगह पे अदा किया आपके लिए? ये घर का जो खर्चे की जिम्मेदारी थी वो अब्बू पे थी। अच्छा। वो उन्होंने की, और बाकी पढ़ाने का जो है वो अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। अम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, घरों में काम भी किया, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, और हमें जहाँ तक उनकी हैसियत थी उन्होंने हमें पढ़ाया। और ये उनके लिए जो है मैं अपने अम्मी अब्बू को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमें उनकी हैसियत के मुताबिक जितना पढ़ा सकते थे हमें पढ़ाया, और हमने भी अपनी तरफ से फुल मेहनत की जितना हम कर सकते थे, और जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे हमने करके दिखाया। आज जो है अम्मी अब्बू को मेरे ऊपर ख़ास तौर पे जो है एक किस्म का प्राउड है कि मैंने मेहनत जो है उनकी ज़ाया नहीं की। तो जी ये हमें एक और लेसन भी यहाँ से मिलता है कि जी वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत एफ़र्ट करते हैं, हमेशा वो अच्छा ही चाहते हैं उनका, और उनके लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। और अगर आप उनको कोई सिला देना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत होती है और उनको पे बैक कर सकते हैं, वरना उसका रिवॉर्ड जो है आप बिल्कुल नहीं दे सकते। तो अच्छा, तो यहाँ पर लोगों का क्या रवैया था? अब आपने क्या देखा कि जब आप इस मुकाम पर पहुँच गए हैं और अब, और जो पहले लोगों के रवैयों में आपने क्या तब्दीली देखी? तब्दीली, आपको मेन तब्दीली बताता हूँ कि मेन चीज़, हम एक जगह पे रिश्ता करना चाहते थे, उन्होंने हमें रिश्ता इसलिए नहीं दिया था कि आप गरीब हो। लेकिन जब अब मैं इस मुकाम पे पहुंच गया और अब वो कहते थे कि कर लो, हमने कहा नहीं, अब नहीं। यानी कि इंसान जो है ना वो पैसे को देख के जो है ना अपनी नीयतें सब कुछ बदल लेता है। यानी कि ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक जो आपको मिला इस सारे हालात से गुजरने के बाद, कि जब इंसान की हैसियत में चेंज आती है तो फिर सब दोस्त बन जाते हैं। हाँ, जब पैसा कुछ नहीं होता, हैसियत नहीं होती, कोई दोस्त नहीं होता, कोई रिश्तेदार करीब नहीं आता, कोई हेल्पफुल नहीं होता। जब पैसा होता है तो सब आपके जो है ना वो। तो फिर दुबई आपने कितना घूम लिया? दुबई, वहाँ क्या मसरूफियत आपकी, क्या रूटीन होती है? वीकेंड्स पे जाते हैं आप, घूमते हैं, क्या आपने जो है आपकी मसरूफियत रहती है? मसरूफियत जो है वो अभी 2 साल से स्टार्ट हुई है। पहले 4 साल तो बस कंपनी और कंपनी से रूम, कोई फजूल खर्ची की नहीं। ठीक है, तो जो यंग लोग हैं, या जैसे कुछ लोग एडवाइस मेरे से भी लेते हैं, या आपसे भी बहुत सारे लोग पूछते होंगे क्या करें जब आप ज़ाहिर है कि बाहर होते हैं दुबई में, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जी हमें भी ले जाओ, या ये सारे। तो आपका उस मुतल्लिक लोगों को क्या आप गाइड करते हैं, या क्या आपका मौक़िफ़ है कि क्या किस तरह यहाँ तक पहुँचना चाहिए, और क्या एक मेन रीज़न वजह है कि जिससे बंदा उतना ऊपर आ सकता है? मेन चीज़ तो होती है लगन और मेहनत। लेकिन वहाँ पर अब मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास होता है कि मैं आगे पढ़ा क्यों नहीं। क्योंकि मेरे ऊपर जो इंजीनियर्स हैं, तो मेरे भी दिल में आता है कि काश इस जगह पे मैं होता। अब एज ए सब इंजीनियर, एज ए प्लांट ऑपरेटर, प्रोसेस ऑपरेटर काम कर रहा हूँ वहाँ पे। रिएक्टर्स हैं जो कि मैं कंट्रोल करता हूँ, तो वहाँ पर यही फील होता है कि मैं काश पढ़ लेता और मेहनत जैसे मैंने की है पढ़ाई के साथ ऐसी मेहनत करता तो शायद मैं कहीं और होता। तो मैं ये दोस्तों को कहूँगा कि वो पहले अपनी स्टडी पर तवज्जो दें, साथ साथ मेहनत भी करें, तो फिर ही जो है ना वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे दुबई में परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं 20-20 साल और 25-25 साल, और अल्टीमेटली उनको वापस आना पड़ा और यहाँ सेटलमेंट करनी पड़ी। और मैं जो है ना
आपसे पूछना चाहूँगा, तो आप इस मुतल्लिक़ कि आपको भी आइडिया होगा कि वहाँ आप परमानेंट नहीं रह सकते, 5 साल बाद 10 साल बाद आपको हो सकता है वापस आना पड़े, या अनफॉर्चुनेटली अगर बंदे की जॉब नहीं होती तब भी आपको वापस आना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, कैसे अपने आप को तैयार रखना चाहिए, या क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि जब बंदा वापस आए तो यहाँ आपकी एक सेटिंग हुई हो और आपको एक मुश्किल हालात ना देखने पड़े? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आदमी बाहर जॉब करता है वो बिज़नेस का ही सोचेगा, जॉब तो वो करता नहीं है फिर वापस आके। ठीक है। तो इस हवाले से मैंने शुरू से ही प्लानिंग करके रखी थी कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 सालों में मैंने अपने घर के पास में ही 6 प्लॉट बनाया। ठीक है, माशाल्लाह जी। हाँ, जो कि जिसमें से 2 रेंट पे दिए हुए हैं, 10,000 इनकम वहाँ से आ रही है। ठीक है। और 3 पे मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसको भी रेंट पे देना है। ठीक है। और एक शॉप वगैरह ली है वो रोड के ऊपर। ठीक है। वो अभी शॉप तो नहीं बनाई, लेकिन उसके अंदर एक रूम बना हुआ है, और वो एक रूम जो है वो 4,000 मुझे मंथली दे रहा है। जब पाकिस्तान से दुबई को कंपेयर करते हैं या मिलाते हैं तो क्या एक ख़ास चीज़ है कि जो आप फ़र्क देखते हैं कि जो यहाँ नहीं है और वहाँ है, और जो वहाँ है और यहाँ नहीं है? जी आपको भी पता है, आप भी घूम के आए सब। हाँ जी, मैं भी रहा हूँ जी, लेकिन कभी वहाँ मैंने पर बताया नहीं है, कभी मैंने बताया नहीं है, तो आज हाँ। ये थोड़ी सी बात खुली है तो इसमें बता देते हैं कि जी मैं 5 साल दुबई रहा हूँ और मैंने भी बड़ा एक्सप्लोर किया, और बहुत सारी चीज़ें मेरे भी आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे, लोगों को गाइड भी करेंगे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो अच्छा, क्या फ़र्क फिर आपने किया, फील आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ बेहतर था, या अगर यहाँ पे बंदा अच्छा कमा रहा है तो यहाँ बेहतर है, या स्टिल वहाँ जाना चाहिए? क्या आप समझते हैं सारी चीज़ें? मेन चीज़ जो है ना, जब आदमी के पास पैसा हो, इन्वेस्टमेंट करने का कुछ हो ना आदमी के पास, तो फिर यहाँ पर भी कमा सकता है। क्योंकि जितनी मेहनत आदमी वहाँ करता है, अगर वहाँ 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है, इतनी मेहनत यहाँ पर करके आदमी 40-50 हज़ार कमाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी आप दुबई में देखें, सब कुछ आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, नेचुरल कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान में इतनी नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पर आदमी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करे। तो आप लोगों को क्या एडवाइस करते हैं? जैसे अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी हमने बाहर जाना है और बाहर जाके कुछ करना है, तो आपको क्या लगता है कि हर बंदे को बाहर चला जाना चाहिए या बाहर लाजमी जाना चाहिए? अगर हम दुबई की बात करें या सऊदी अरब की बात करें, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे लोगों को? जी फर्स्ट ये कि अगर क्वालिफाइड आदमी है, पढ़ा लिखा है, उसके पास अच्छी एजुकेशन है, तो वो सबसे पहले जो है पाकिस्तान में अप्लाई करे। क्योंकि जो आदमी बाहर चला जाता है ना, फिर वो गवर्नमेंट जॉब से हाथ धो बैठता है। अभी जैसे मुझे 6 साल वहाँ हुए हैं, तो अभी 25-26 साल एज हो गई, तो अभी गवर्नमेंट जो है वहाँ पर अप्लाई करना मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल हो गया। बहुत सी से अदारे ऐसे हैं जहाँ मैं अब अप्लाई नहीं कर सकता, एज आउट हो गई। तो पहले यहाँ पर अप्लाई करें, अगर यहाँ पर नहीं होता तो फिर बाहर का चांस लें, और बाहर जाकर भी जो है यही सोच कर जाएँ कि मैंने कुछ बनाना है। अगर वहाँ पर जो है अयाशी में लग जाएंगे तो फिर कुछ बनेगा नहीं। प्रॉपर्टी बनाए। तो वैसे याची के मौके भी बहुत ज़्यादा है ना, मतलब जाके कई दफ़ा जो है वो सब भूल भाल जाते हैं और कहते हैं कि हमने बस पैसे लुटाने, और उस वजह से शायद वो जब जाते हैं तो वो आप कह लें कि वो चीज़ें उस तरह नहीं बना पाते, या फंस जाते हैं। कई दफ़ा हमने भी बहुत सारे लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को। आप क्या समझते हैं कि कितनी सैलरी अगर आपको ऑफ़र हो रही हो और एक टाइम तक होती रहे, तो आप सोचें कि यहाँ वहाँ रहने का फ़ायदा है, नहीं तो बंदे को वापस आ जाना चाहिए, यहाँ आके काम करना चाहिए? नहीं, वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 7,000 है, और मुझे अगर वो फैमिली स्टेटस देते हैं कंपनी वाले, तो मैं तो उधर करता रहूँगा जब तक फैमिली स्टेटस भी मिल जाएगा, और सैलरी भी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। अगर सैलरी आपकी कम है, पाकिस्तानी आप 40-50 हज़ार 60 हज़ार मैक्सिमम जो है सेविंग कर रहे हैं, तो फिर बस आप अपने बिज़नेस के लिए पैसा इकट्ठा करें और यहाँ पर आके कुछ बिज़नेस स्टार्ट करें फैमिली के साथ। तो आपका मशवरा ये है कि लोग कुछ अर्निंग कर लें, और अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, हाँ, अगर तालीम नहीं है तो आप वही लेबर की जॉब है, आप लेबर की करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास तालीम है तो अगर आप लेबर पे चले भी गए हैं तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर आते रहेंगे, एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो बात हमारे सारे इंटरव्यू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो हमेशा बच्चों को और मैं बाकी अपने जूनियर्स को कहता हूँ कि जो एजुकेशन है, चाहे वो उससे अर्न कर रहे हैं टाइमिंग या नहीं कर रहे, लेकिन एजुकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो वैल्यू रखती है और हैसियत रखती है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं या अपने आप को आपने रिकग्नाइज़ करवाना होता है, तो वहाँ पे एक बड़ा जो है वो रोल प्ले आता है एजुकेशन का। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जी एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूर करती है। तो इसलिए अपनी एजुकेशन को फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने फर्स्ट टारगेट पे रखें और उसको ज़रूर कंप्लीट करें।
और एजुकेशन का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आपने इससे कमाना है। एजुकेशन का पर्पस ये होना है कि आपने सोसाइटी में एक अच्छा नाम बनाना है और अपने आप को दुनिया से रोशनास करवाना है और अपने आप को अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आनी है जो बाकी आप बगैर पढ़े नहीं लेकर आ सकते, और अपनी रिकॉग्निशन आपकी अच्छी हो सकती है। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज, ये सारे में आपने बहुत चैलेंजेस देखे हैं, आपने सारा कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जहाँ आपको लगा हो कि बस यहाँ पे जो है ना, या आप वो लम्हा कौन सा था जहाँ पे आप बहुत डिप्रेस हो गए और आपको लगा, क्योंकि जाहिर है बंदा डिप्रेस भी होता है और हर्डल्स भी आते हैं, लोगों की बातें होती हैं, वो आपको लगा हो कि नहीं बस ये नहीं हो सकता और बिल्कुल हिम्मत हार गए हो, वो लम्हा कौन सा था? ये वो 2 लम्हे थे, एक पाकिस्तान में हुआ ऐसा और एक दुबई में। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में ये हुआ कि चाचू के बेटे काम करते थे, पढ़ते नहीं थे। अच्छा। तो वो मतलब कुछ कमा कर दे रहे थे अपने अब्बू को, और हम जो है जो पढ़ रहे थे बस, लेकिन कमा के कुछ देते नहीं थे, अपना खर्चा निकाल लेते कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके। लेकिन अब्बू अक्सर कहते थे कि तुम्हारी वजह से मैं पीछे रह गया अपने भाइयों से, तुम्हें मैंने पढ़ाया और मैं तुम्हारे अपने भाइयों से पीछे रह गया। मेरे भाई जो हैं वो आपसे आगे निकल गए हैं, मेरे से आगे निकल गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ बना लिया, तुम लोगों ने नहीं बनाया। लेकिन अब वो मैं कह सकता हूँ कि जितना हम उनसे पीछे गए थे उससे 2-4 कदम अब आगे निकल गए हैं। ये नहीं कि फिर ये बात जो मैं भी अक्सर कहता हूँ, तो बात सही हुई कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई दफ़ा पीछे आना पड़ता है। पीछे आना पड़ता है, बिल्कुल। और वो शायद हमें लग रहा होता है कि हम पीछे आ गए हैं, लेकिन इन लॉन्ग रन शायद आप अच्छे की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ। लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो शायद समझ रहे होते हैं कि आप पीछे चले गए हैं, और उनकी बातों से शायद आप कई दफ़ा डिप्रेस भी होते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन और लगन सच्ची हो तो मेरा ख्याल आप उन सारी बातों को पीछे रख के आप आगे बढ़ते रहते हैं। और दुबई में क्या हुआ आपके साथ जी? ऐसा कब फीलिंग आई, आपको महसूस हुआ? फीलिंग ये है कि जो हमारा काम था ना वो बहुत डस्ट वाला था और बहुत ही मुश्किल था। वो जब भी मतलब वो सारे पिगमेंट्स का काम था, तो हमारे अंदर से ना मतलब पिगमेंट्स निकलते रहते थे कंटिन्यूस, कभी रेड कभी ग्रीन, मतलब हर कलर जो भी हम जिस कलर पे काम करते थे। तो वो हमें एक डर रहता था कि हमें जो है कुछ अंदर इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ हमें कैंसर ना हो जाए, क्योंकि जो पिगमेंट में हम काम करते थे उसके ऊपर लिखा होता था डायरेक्ट केस ऑफ कैंसर, हाँ कॉज ऑफ कैंसर। लेकिन हम डरते भी थे और करते भी थे। कितनी बार जो है हमने सोचा कि अब छोड़ देते हैं, अभी घर चले जाते हैं, लेकिन हमने कहा चलो एक थोड़ा और कर लेते हैं, देखते हैं कहीं अप्लाई करते हैं, कहीं जॉब मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन ये है कि हम कंटिन्यू अपनी उधर मेहनत जारी रखी और फिर जो है सिला भी थोड़ा मिल गया। ये थे जी एहसान भाई आज के हमारे मेहमान, और इनसे बहुत ही अच्छी गपशप हुई, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी और समझी भी कि अगर लगन और मेहनत हो और आप कुछ करना चाह रहे हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, और मेरा जो एम है अपने चैनल का, और अभी तक शायद बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कभी मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ, लेकिन मेरा जो एक एम है मैं आप थोड़ा सा क्लियर भी कर दूँ कि आज के हमारा जो एम है कि हम ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर आते रहें, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे फेलो कलीग्स हैं या और भी कोई जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो इन स्टोरीज से जो है मोटिवेशन लें और अपने अंदर एक एनर्जी लेकर आएँ, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएँ, ताकि जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। और वो कभी भी ये ना सोचें कि कभी भी ऐसा ज़िंदगी का पॉइंट नहीं होता कि जहाँ से आप दोबारा राइज़ ना कर सकें। यू कैन ऑलवेज राइज फ्रॉम द स्क्रैच और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और यही हमारे आज की जो मेहमान थे और उनको मिलवाने का मकसद यही था। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और इजाज़त दीजिए।